शहरों में पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के कुरुक्षेत्र में उतरे हैं। उन्हें अपने माँ बाप का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी पिता का प्यार ना भूलो, उसकी मेहनत को ना भूलो, उनके अधिकार को ना भूलो। क्योंकि कोई पिता आपको दूध बेच के पढ़ा रहा है, तो कोई खेती करके पढ़ा रहा है, कोई रिक्शा चला के पढ़ा रहा है, कोई टेम्पो चला के, ऑटो चला के पढ़ा रहा है। अपने परिवार से दूर बम्बई में ऑटो चला के अपने बेटे और बेटियों को जो है शहर में पढ़ाते हैं। तो कभी भी अपने माँ बाप का उपकार न भूलो और न ही उनका प्यार भूलो और न उनकी मेहनत को भूलो। उनके उपकार के ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए जो परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे वो आरओ परीक्षा हो अथवा यूपी पीसीएस की परीक्षा हो अथवा यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, समय बहुत कम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा में नर्वस मत होइए। नर्वस होने पर गलतियाँ हो जाती हैं। पेपर को, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। एक बार जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको हल करते जाएं और जिन क्वेश्चंस में समय लग रहा है उन क्वेश्चन को छोड़ दें। 10-15 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर पहुंच जाएं। अक्सर लोग जो है भगदड़ में जाते हैं और वो फिर नर्वस हो जाते हैं। 15 मिनट पहले, बल्कि आधा घंटे पहले आप चल जाएं, ताकि वहाँ सामान जमा करने में थोड़ा समय लगता है और आप जो है टाइम से 15 मिनट पहले अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएं। जो जवाब देने में आपको लगता है कि इनमें टाइम लगेगा, उनको छोड़ दें। कभी भी मैं अभिभावक से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपने बच्चों को स्टेटस सिंबल न बनाएं। बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो बच्चों को उनकी इच्छाएं थोपते हैं। स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए कि मेरा लड़का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तो ये कभी नहीं जो है। और आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। कभी भी ये मत कहिए किसी से कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभिभावकों को भी कभी बच्चों से ये नहीं कहना चाहिए कि यार तुमने 2 साल हो गया है, 3 साल हो गए, अभी तैयारी कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारे मन की जो इच्छा शक्ति है वो असीमित है और हम अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग की जो उत्कृष्टता है वो लगानी पड़ेगी। हम में से प्रत्येक अपनी अपनी वास्तविकता के स्वामी हैं और जब हम इसके प्रति आत्म जागरूक हो जाते हैं तब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें। कोई भी बाधा, बहाना, निर्वासन, संदेह, भय या मानसिक विचार आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता है। पर बहुत सारे छात्रों में देखा गया है कि नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, असफलता पर बिखर जाते हैं। तो कभी भी असफलता पर बिखरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता जो है वो कोई मंजिल नहीं होती है, वो एक सीढ़ी होती है, सोपान होता है। हमने भी बहुत सारी असफलताएं झेली हैं। लोग हमको देखते हैं, मिलते हैं, कहते हैं सर मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति की, हर सफल व्यक्ति की
एक कहानी होती है असफलताओं की, और वो सबकी एक कहानी है, किसी की छप गई और किसी की छपने से रह गई। चुनौतियां बढ़ गई हैं, आप देख ही रहो, वैकेंसी कम है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं। पहले बहुत कम लोग तैयारी करते थे, अब हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, वो है आत्मविश्वास। ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है, पर पहले अपनी रुचि का जो सेल्फ एस्टीमेट ज़रूर करें। ज़्यादातर माँ बाप जो है थोड़ा सा भी, आप ज़रूरी नहीं आपने नर्सरी में टॉप कर दिया तो आप हाई स्कूल भी टॉप करेंगे, हाई स्कूल टॉप कर दिया तो आप इंटर टॉप करेंगे, ग्रेजुएशन में आप टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। असली जो कहानी शुरू होती है वो हर पग पर जो है चैलेंजेस हैं। तो मैंने कई माता पिता को कहते सुना है, मुझसे कहते हैं कि मेरी लड़की बहुत मेहनती है, वो निकाल लेगी। तो वो निकाल सकती है अगर उसमें आत्मविश्वास है, पर माता पिता को अपने बेटियों को स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए। उन्हें कम से कम जो अपने बच्चे हैं वो अपनी रुचि का सेल्फ एस्टीमेट तो करें, उनकी रुचि किस चीज़ में है, क्षमताओं, उनकी क्षमता क्या है। क्योंकि यूपीएससी और पीएससी जो है वो उसके जो पेपर्स हैं उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इतना घुमा के पूछे जाते हैं कि वो आपकी स्किल को टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर स्किल कितनी है, फिर आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है। अगर आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं और स्किल आपकी अच्छी है तो आप सीधे सिविल दीजिए, फिर आप इसमें मत पड़िए कि मैं पहले कांस्टेबल का दे दूं, फिर मैं एसआई हो जाऊंगा, फिर मैं आरओ का भी दे दूं, फिर यूपीपीसीएस का दे दूं। आपके अंदर अगर आपने अपनी क्षमता को पहचाना है, अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया है, तो आप भविष्य की तस्वीर बनाएं। पर भविष्य की तस्वीर बनाते समय ये ज़रूर याद रखें कि आपका स्किल क्या है, आपकी क्षमता क्या है, और आपका जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है वो क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं लगातार टॉपर रहते हैं, हाई स्कूल में उन्होंने टॉप किया तो मैंने देखा है ये जो आपका यूनिवर्सिटी किसी ने टॉप किया है तो मैंने देखा कि अक्सर वो पीसीएस और जो सिविल सर्विस है उसकी अगर तैयारी करते हैं तो उनको चांसेस रहते हैं उनके, और उनका भविष्य जो रहता है कि वो क्रैक कर लेंगे। इस तरह से अपनी क्षमताओं और अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन जरूर करें और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखें, जागरूक रहें। इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, पिछले आप 10 साल के जो है PYQ देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जो होते हैं उनको देखें, और ये देखें कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या चाह रहा है। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो है प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्लानिंग नहीं है तो लक्ष्य जो होता है वो सपना बनकर रह जाता है। आपने कभी पहाड़ों से निकली नदी को देखा है? नदी कभी नहीं पूछती है कि समुद्र कितनी दूर है। आप एक एक दो असफलताओं में घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी भी असफलता पर बिखरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, पीसीएस नहीं निकाल पाए, तो आप समझ लेना कि आपका जन्म किसी और अच्छे कार्य के लिए हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर आईएएस में असफल हो गए, आपने अब्दुल कलाम जी की कहानी पढ़ी होगी, कहते हैं कि वो एनडीए में गए थे
अपनी बहन से कर्जा लेकर, उनकी बहन ने उनको पैसा दिया था जाने के लिए। उनका ये था कि जब वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो उधर से तो खर्चा भी मिलेगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र थे, पूरा भरोसा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ और टूट गए। सोचे किस मुँह से जाऊँगा, बिखर गए, आत्महत्या की सोचे। गंगा नदी के किनारे पहुँचे, वहाँ स्वामी सर्वानंद जी घूम रहे थे। देखा एक बालक यहाँ घूम रहा है, समझ गए संत थे, पास बुलाया, पूछा, उन्होंने बताया कि ये है, अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं किस मुँह से जाऊँगा, इसी में अपने जीवन को समाप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ गंगा जी के किनारे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म जहाज उड़ाने के लिए नहीं हुआ है, इसलिए तुम एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए, तुम्हारा जन्म जो है कुछ और अच्छा करने के लिए हुआ है। और फिर वही अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन बने। आज विश्व की सारी मिसाइल, श्रीहरिकोटा आप जानते ही हैं, पूरे विश्व में किसी में ये अभी क्षमता नहीं है कि वो मिसाइल का प्रक्षेपण करे, अपने भारत से ही होती हैं। और वो किसकी देन है? वो मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम की देन, जो भारत के राष्ट्रपति बने। तो आपको अपने व्यक्तित्व का जो विकास है उसको रोकना नहीं है और आपको टूटना नहीं है। मैं आपके घर का नहीं हूँ, लेकिन परिवार का सदस्य नहीं हूँ, राशन कार्ड में मेरा कहीं नाम नहीं है, पर एक दोस्त के रूप में आपके साथ खड़े हैं। और यही खड़े हैं कि आप असफलता पर टूटे नहीं और आप अपने व्यक्तित्व को कुंठित ना होने दें, क्योंकि आप हजारों किलोमीटर दूर घर से अपने सपने को साकार करने के लिए आए हैं और आप बेहतरीन कर सकते हैं। कोई भी आईएएस बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये मंजिल नहीं है, एक सीढ़ी है और सीढ़ी का सोपान है। इसलिए कभी भी असफलताओं पर बिखरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। हम लोग यूपीएससी परीक्षा दे रहे थे, लगातार असफल रहे पर कभी टूटे नहीं। इसलिए हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में असफलता एक रास्ता है, कांटे मिलेंगे, पर पूरी शिद्दत के साथ आप जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसको करिए। और इतने लोग बैठ रहे हैं, कुछ सफल होंगे, कुछ असफल होंगे। एक हमारे जुड़े हुए हैं यूपीपी एग्ज़ाम्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, बहुत लोग बैठ रहे हैं, पर यह भी याद रखना कि इसमें बैठ ज़्यादा रहे हैं, लेकिन तैयारियों के साथ बहुत कम लोग बैठ रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है इसमें 70% लोग शॉर्टकट से जो है आना चाहते हैं कि कहीं पैसे दे के सिलेक्शन हो जाए, कहीं पर्चा मिल जाए, किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए। ये पूरी शिद्दत के साथ नहीं है, इनमें आत्मविश्वास नहीं है। बस केवल ये है कि ये चूँकि वैकेंसी बहुत है, 60,000 वैकेंसी अभी तक जो है मुझे लगता नहीं किसी कंपटीशन में आई है। तो 60,000 वैकेंसी में 50 लाख लोग बैठ रहे हैं और इसमें 50 लाख में आप घबरा रहे हैं करीब 50 लाख, पर इसमें 49 लाख तो ऐसे हैं जो केवल इसलिए बैठ रहे हैं किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए। न पूरी तैयारी के साथ बैठ रहे हैं, न आत्मविश्वास के साथ बैठ रहे हैं। बस किसी उस तरह से है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कविता कहते थे कि मैं नहीं तो कौन, तू नहीं तो कोई और है, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीन, मिलेंगे लाख हसीन, इस ज़माने में सनम तुम अकेली तो नहीं। तो ये है कि मतलब मुझे बहुत लोग मिलते हैं, कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें 90% लोग जो है मैंने देखे, और उसमें भी जो है आप बिलीव नहीं करेंगे कि 70% लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो कांस्टेबल से लेके यूपीएससी मतलब आईएएस सारी परीक्षाएं देते हैं। न उनका कोई उद्देश्य है, न उनको कोई जो है उन्होंने कभी अपने
अपने जो क्षमता है उसका विश्लेषण किया है, और न ही उन्होंने जो है अपना कोई सेल्फ एस्टीमेट किया है, न उन्होंने कोई भविष्य की तस्वीर बनाई है, न उनकी कोई प्लानिंग है। तो अच्छे कंपटीशन के लिए आवश्यक है कि आप प्लान ज़रूर करें, और उसमें ये भी देख लें कि आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है, आप किस कंपटीशन में हैं। सपोज करिए कि आप एक बहुत साधारण विद्यार्थी हैं, हमेशा आप फर्स्ट क्लास 60-62% के करीब आए, तो आप उन कंपटीशन्स को दीजिएगा पहले जो कंपटीशन एक औसत लेवल के हैं। सिविल सर्विस अगर आपने इरादा बना दिया है तो लेकिन उसमें ये भी तो देखो आपकी क्षमता में है या नहीं। भविष्य की तस्वीर बनाते समय जो है अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए, रुचि का सेल्फ एस्टीमेट जरूर करें, क्षमताओं को जरूर आंकें। आपकी क्षमता नहीं है तो आप समय खराब कर रहे हैं, आप छोटे एग्जाम दीजिए। और अगर आपकी क्षमता है और आपने भविष्य की तस्वीर का आपको यूपीएससी ही देना है, तो ये देखिए आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है। आप आईआईटीएन हैं तो आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी है, आप आईएएस की तैयारी करिए सीधी, उसको आपको और नीचे एग्जाम से मैं तो कहता हूँ पीसीएस में भी मत बैठिए, क्योंकि सिलेबस ज़रूर एक होता है लेकिन सबकी तैयारी अलग होती है, सबका ट्रेंड अलग होता है। यूपीएससी में जिस तरह के जो सिलेबस है वो और कंपटीशन से भिन्न है। और कभी भी जो है आप अटेम्प्ट खराब मत करिए। लोग ग्रेजुएशन करते हैं फिर कहते हैं कि सिविल सर्विस देना शुरू कर दिया, जब प्रीलिम्स हो गया तब फिर जो है मेंस की तैयारी शुरू की। ऐसा मत करिए, पहले आप तैयारी करिए, और जब आपको लगता है कि मेरी प्रीलिम्स और मेंस की सारी तैयारियां हो रही हैं, उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम्स को देंगे, तभी एकाध एक्सेप्शनल हो सकते हैं, एकाध % एक्सेप्शनल हो सकते हैं। 100-200 आपको ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं कि जिन्होंने बिना पढ़े ही दे दिया या फर्स्ट अटैम्प्ट में ही दे दिया। लेकिन जो मैं जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरह से कोई नहीं होता है कि आप किसी सर्विस में लगे हुए हैं। बहुत लोग कहते हैं, मुझसे बहुत लड़के पूछते हैं कि सर पहले मैं कांस्टेबल बन जाऊँ उसके बाद मैं सिविल दूंगा। तो हो सकता है कि कोई कांस्टेबल जो है उसकी तैयारी पूर्ण हो और वो कांस्टेबल बन गया हो, फिर वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा हो। लेकिन अगर आप कांस्टेबल बन के वहाँ तैयारी करेंगे तो आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि उतना समय नहीं मिलेगा जितनी चुनौतियाँ इस एग्जाम्स में होती हैं। तो इसलिए जो है आप कभी भी जो है तैयारी के साथ ही जाए। आप इतनी दूर से आए हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं, पर कभी भी जो है बिखरे नहीं, टूटे नहीं, अवसाद में मत आएं। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी सपना, कोई भी असफलता, कोई परीक्षा किसी की भी हो और कोई परिणाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। आत्महत्या जैसे घातक कदम मत उठाएं। जीतने का जुनून लेकर प्रतिपल भागते रहने वाले जो है मुश्किल समय में अपनी हार को स्वीकार करने की कला हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, ताकि वो हारने पर जो है हार को स्वीकार करें। अगर अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को हार की कला सिखा लेंगे तो वो निश्चित है उनका संघर्ष बहुत आसान हो जाएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं, सर पेपर तो आउट नहीं होगा, बेईमानी तो नहीं होगी। ये सब नेगेटिविटी, आपको नकारात्मक चीज़ें सोचनी नहीं है। सर 60 लाख 50 लाख लोग बैठ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, पैसा तो नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें मत सोचिए। और कभी शॉर्टकट मत अपनाइए, क्योंकि अब कानून बहुत सख्त हो गया है। अगर ज़रा भी अब कोई लिख रहा है कि पैसा लेकर जो है ये लीक, ये सब नकारात्मक चीज़ें हैं। जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं होती है वो इस तरह की नकारात्मक सी बात करते हैं, और जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो इस तरह की नकारात्मक बातों में मत जाइए। कभी पेपर आउट हुआ होगा, पेपर आउट होगा, पहले से ही आपने सोच लिया। आप अपनी तैयारी पे दम रखिए, अगर एक सीट है तो उस पर ही आपको सेलेक्ट होना है। ऐसा नहीं होता है कि अगर भाई ये इस तरह का समाज है, समाज में अपराध जो है कभी ख़त्म नहीं हुआ, ना होगा। कम हो जाता है, अपराध पर नियंत्रण हो जाता है, परंतु अपराध को जो है समूल नष्ट करना, जो कहते हैं कि समूल नष्ट कर दो, ये संभव नहीं है। क्योंकि अपराध जो है वो किसी सरकार के और किसी व्यवस्था के हाथ में नहीं होता है। अपराध जो है समाज में होता है।
समाज में इतने सारे सेंटर्स से एक सेंटर्स पर कोई आदमी बेईमान हुआ, उसने बेईमानी की कोशिश की, पकड़े जाते हैं, वो रिस्क लेता है, पकड़े जाते हैं, आजीवन कारावास है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। इतनी पहले सख्त सज़ा नहीं थी, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहा है वो इसी में हो रहा है। इसलिए आप शॉर्टकट बिल्कुल मत सोचिए। और ये नकारात्मक चीज़ें अगर आपने सोच रहे हैं आप, तो आप कभी जीवन में सफल नहीं होंगे, कभी जीवन में आपका आप सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। अगर आपने पहले से ही सोच लिया है कि वो तो पेपर आउट होते हैं, परीक्षाएँ आउट होती है, कॉपी बदल जाती हैं, मानवीय भूलें होंगी, आप किसी चीज को थोड़ी रोक सकते हैं। भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार क्या है? समाज में एक आदमी अगर भ्रष्टाचार है तो वो अपनी जेल जाने के लिए तैयार है, अपनी नौकरी दांव पे लगाने को तैयार है। तो इतना आसान नहीं होता है कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार कर ले। तो ये इस तरह की चीजें अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं, आप तो ये सोचिए कि आपकी तैयारी पर आपको भरोसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, बिजली गिरे, पानी गिरे, पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हो। आप यही केवल कुतर्क करते रहिएगा, साहब 2012 में हुआ था, 2014 में हुआ था। बरसों से जो है लोग, भाई भ्रष्टाचार तो और अपराध जो है आज से थोड़ा ही है, जब से सृष्टि बनी तभी है। उसको तो रोकने के लिए लोग कटिबद्ध हैं। सरकार जो है और शासन लगातार जो है शुरू से ही इस बात की व्यवस्था करता रहता है कि किसी तरह की जो है गड़बड़ी ना हो। लेकिन कभी मानवीय भूल से, कभी एक व्यक्ति की गलती से अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो परीक्षाएं निरस्त की जाती हैं, दोबारा परीक्षाएं कराई जाती हैं। इसमें भी सरकार ने सुविधा दी है कि आपके बस का किराया नहीं लगेगा और आपके आने जाने का जो है आपको साधन दिया है और आपको तैयारी का समय मिल गया है। तो आप जो है ये पॉजिटिव सोचिए, नहीं कि वो पेपर लीक हुआ तभी तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। अगर पेपर लीक ना होता तो एग्जाम क्यों कैंसिल होता? इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी संस्था है। अब किसी आदमी ने, जब प्रेस से पेपर आ रहा था, उसमें कोई आदमी के मन में बेईमानी आई, उसने जो है व्हाट्सएप पर वो कितने लोगों को मिला था, बात ये नहीं है, बात ये पेपर लीक हुआ, सरकार ने उसको कैंसिल किया। तो ये व्यवस्था होती है, इसमें ये नकारात्मक सोचने फिर सब पेपर होगा। कल कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नहीं सर, वो तो हमेशा ही भ्रष्टाचार होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये नकारात्मक चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल जो है ये सब नहीं सोचना चाहिए, न करना चाहिए। आप आत्मविश्वास पैदा करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको नकल भी मिल गई। मैं परीक्षा दे रहा था तो एक लड़का था, वो कहीं से नकल ले आया, लेकिन तब भी वो फेल हो गया था। हम लोग कहते थे कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो इस तरह की जो है फुल प्रूफ व्यवस्थाएं आयोग ने लगाई हैं, जो पिछले अनुभव हुए हैं उनके आधार पर सख्तियां। लेकिन मैं अपने ज़माने से देख रहा हूं इस तरह की जो है खबरें पहले भी आती रही हैं। कई बार पेपर लीक हुए हैं, कई बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं, और जब पेपर लीक होता है तभी जो है परीक्षा रद्द होती हैं। और हमारा जो समाज है, भाई नकली दवा कौन बेच रहा है? नकली दवाएं जो है पढ़ा लिखा ही आदमी बोल रहा, तो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हो जाते हैं। समाज है किसी भी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो अथवा सामान्य प्रशासन हो, राजस्व प्रशासन हो, कोई कुम्हार थोड़ी बनाता है इनके लोगों को, ना कोई फैक्ट्री बनाती है कि सर चलिए आपको बना देता हूँ, आप पुलिस के लिए उपयुक्त। समाज से लोग आते हैं, समाज में अच्छे बुरे लोग हैं, वो आ जाते हैं। किसी की हिम्मत पड़ती है, कोई लोग रिस्क लेते हैं। किसी ने ठान ही लिया, मतलब किसी स्कूल का जो है प्रिंसिपल है, अब उसको वो केंद्र व्यवस्था पर बना तो उसको तो पेपर दिए ही जाएंगे। अगर वो पेपर जो है आउट करने में सफल हो गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पेपर आउट होता है। नकारात्मक चीज़ें आप सोचेंगे तो ये तो गलत है, नहीं, फिर तो आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। इसे कभी भी नकारात्मक चीज़ें मत सोचिए, सकारात्मक सोचिए, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप तैयारी के साथ बैठिए, समय कम है, आप एक प्लान कर लीजिएगा। सिलेबस को हमेशा मेज पे रखिए और आप देख लीजिएगा आपने सिलेबस का कोई जो है कोई चीज़ आपने सिलेबस में छोड़ तो नहीं दी है। सिलेबस का एक बिंदु नहीं छोड़ना चाहिए। आप हाइलाइटर यूज करिए। अब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप फाइनल टच देने की ज़रूरत है। और आप पूरा देख लीजिएगा कि आपके पास इतना कम समय रह गया है, तो आप एक जनरल जो है जो चीज़ें हैं वो, बाकी आपकी तैयारी तो है ही, आप पहले ही पेपर दे चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं। तो आत्मविश्वास जो लोग बनाए रहते हैं वो सिलेक्शन पा जाते हैं। ये मैं अपने अनुभव में, और मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यहाँ मैंने तैयारी की है, और मैंने ये देखा है कि हम लोग ये सोचते ही नहीं थे कि पेपर, उस समय भी जो है पेपर भी आउट होने की खबरें आती थी, कई एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए, पेपर भी आउट हुए। जहाँ भी पेपर आउट होते थे
और वहाँ जो है जब ये बात आ जाती थी तो लोग जो है पेपर भी कैंसिल होते थे। तो ये तो व्यवस्था है, चलती रहेगी। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का तो हाथ होता नहीं, ना कोई चाहता है, ना कोई सरकार चाहती है, ना कोई प्रशासन चाहता है कि पेपर आउट हो। अब शासन प्रशासन में हर तरीके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सर वो मैं गया था, वो दरोगा जी नहीं सुन रहे थे। तो अब वही समाज से ही तो आए हैं, समाज में अच्छे बुरे लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए कोई जो है फैक्ट्री लगाई दी जाती है कि साहब इसमें पुलिस वाले बनाए जाएंगे, बहुत ही ईमानदार बनाए जाएंगे। समाज में जैसे समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर विभाग में, हर जगह। जब मैं आया तो मेरे घर के लोग कहते थे कि लड़का दारू पीना सीख जाएगा, लेकिन मैंने आज तक पान पराग भी नहीं खाता हूँ, मैं पान भी नहीं खाता हूँ। मेरे दांतों को देख लिए, एक निशान आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़े कह सकते हैं कि सब पुलिस में आप ये कह दीजिए सब दारू पीते हैं। और जिसको पीना है वो चाहे वो इंजीनियर बन जाएगा तब भी पिएगा, डॉक्टर बन जाएगा तब भी पिएगा, पुलिस में आएगा तब भी पिएगा, प्रशासन में आएगा तब भी पिएगा, कुछ नहीं आएगा तो घर पे पिएगा, किसान होगा तब भी शाम को खोल लेगा, व्यापारी होगा तब भी खोलेगा। कौन ऐसा विभाग है जिसमें लोग, जिसको पीना है वो तो पिएगा। तो जिसकी हिम्मत है बेईमानी की, अपराध करने की, जिसके अंदर जो है आपराधिक प्रवृत्ति है, तो वो प्रवृत्ति पर, जिसकी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, अगर कोई किसी व्यक्ति से कहे कि सब आप रिश्वत ले लीजिए, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, कह रहे भैया हमें जेल नहीं जाना है। हमने तो बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन हमने ऐसे लोग देखे जिनसे मैंने ही कहा, मैंने कहा अगर आप ये सब रिश्वत जो ले रहे हो, किसी ने आपको जेल जाना पड़ेगा। और 1 महीने बाद मैंने सुना कि जेल चले गए। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी पिछले साल का ही मामला है, जहाँ महाराजगंज से बहुत बड़े एक अधिकारी थे जो जेल गए थे रिश्वत में। तो बहुत लोग पकड़े जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप रिस्क लेना चाहें तो आप रिस्क क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं आपने ठान लिया है कि मुझे नकल करनी है तो करनी है, लेकिन पकड़ जाने पर आजीवन कारावास भी है और 1 करोड़ का जुर्माना भी है। तो अपराध की जो अपराधी प्रवृत्ति होती है, तो वो मैंने देखा है कि जो अपराधी प्रवृत्ति होती है वो व्यक्ति सुधरता बहुत मुश्किल से ही है। आप ये मत समझिए जो लुटेरे होते हैं, डकैत होते हैं, वो कोई बहुत बड़े वो हो जाते हैं, वो हमारी व्यवस्था का फ़ायदा उठाते हैं। अब साइबर अपराध चल रहा है, रोज़ ही आपको, कल ही एक बेचारी बच्ची जो है चंडीगढ़ में अपना हॉस्टल ढूंढ रही थी। मैं कई बार कहता हूँ, लेकिन उसको लोग सुनने को ही तैयार नहीं रहते हैं। मैंने कहा कि उन लोगों ने हर जितनी भी जो है साइट से, उनकी एक फर्जी साइट्स बना रखी है। एक व्यक्ति गया, उसका एटीएम में पैसा नहीं निकल रहा था, उसने जो देखा कि कंप्लेंट करने के लिए, वो कंप्लेंट फर्जी थी, उसका जो है वो पैसा तो नहीं निकला और 21,000 कट गया। कल एक प्रकरण आया था जिसमें एक मेरे परिचित हैं, उनकी बेटी ने जो है वो हॉस्टल ढूंढ रही थी, पीजी हॉस्टल, वो साइबर अपराधी की उसको जो है साइट मिल गई और उसने उससे 10,000 रुपये जमा करा लिया। तो हॉस्टल आप ढूंढेंगे तो वो इतनी फर्जी साइट्स हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा, हर बार कहा, मैं जब भी लाइव आता हूँ साइबर पे एक बार मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आप जो है कम से कम जो है जो अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं वो देख लो किसका अकाउंट है, वो आपको पता लग जाएगा। तो ये तो आप सुनने ही नहीं चाहते हैं, आप तो रील में डांस चाहते हैं, गाना चाहते हैं, भोजपुरी चाहते हैं। मैंने देखा उठपटांग जो लोग हरकत करते हैं उनके लाखों फॉलोअर्स हो गए। हम लोग साइबर में बताते हैं, हमको कोई सुनता ही नहीं है, सुनने को लोग तैयार नहीं है। मैंने कई बार कहा कि फर्जी जो है वेबसाइट बनी हुई है, कस्टमर केयर नंबर फर्जी है, फर्जी वो लोग फ़ोटो लगा देते हैं। कई बार फ़ोन आता, भैया आपकी फ़ोटो लगी हुई थी, वो मुझे धमका रहा था। अरे क्यों, फ़ोटो तो किसी की भी लगा दे, जानवर की फ़ोटो लगा सकता है। तो ऐसा थोड़े होता है कि ट्रू कॉलर जो है वो तो एक ऐसा एक ऐप है जिसमें कोई किसी की फ़ोटो लगा दे। मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी तरीके से साइबर के शिकार ना हो, लेकिन मेरी हर बार मेहनत फेल हो जाती है। अभी 4-5 दिन पहले मेरे एक सज्जन जो है वो मेरे वीडियो नहीं देखते थे, सब्सक्राइब जरूर उन्होंने कर लिया था, लेकिन वीडियो देखते नहीं थे, और कामधेनु सरिया की फर्जी साइट से 11 लाख रुपए गंवा बैठे। कामधेनु सरिया की वो साइट नहीं थी, वो फर्जी साइट थी, लेकिन अकाउंट जो है वो अपराधियों का था। अगर आप अकाउंट चेक करेंगे एक बार किसी बैंक से या कहीं से, जल्दबाजी किस बात की, आप बैंक का अकाउंट तो चेक करा दो कि जो अकाउंट है वो कामधेनु सरिया का है, किसका है। अब वो बच्ची बेचारी जो है पीजी हॉस्टल थी और उसने तो बढ़िया हॉस्टल दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, 10,000 रुपये एडवांस जमा करा लिए। तो ये हर आदमी जो है बैंक लेके जेब में घूम रहा है, तो इसलिए आप ठगी के शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए आप हमें सुनना ही नहीं चाहते। जो मैं वीडियो डालता हूं उनको 100 लाइक मिलते हैं, जो अपराधी डालते हैं, साइबर अपराधी, मेरी आवाज़ को लगा देते हैं, और लोग जानते हैं कि मेरी लिपसिंग नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो उसमें नहीं है। और जो वॉइस होती है वो आप भी जानते हैं एडिट करके कि आप किसी को ओवर यूज कर दीजिए, उसमें किसी की भी आवाज़ लगा दीजिए, कुत्ते की लगा दो, बिल्ली की, आप रील नहीं बनाते हैं। फिर आप इतने पैनिक क्यों हो जाते हैं कि वो साइबर अपराधी किसी पुलिस वाले की अगर वीडियो में उसे म्यूट करके और अपनी आवाज़ लगा दिए, तो आप क्यों चक्कर में पड़ जाते हैं?
अभी इंस्टा पे मैं आता नहीं था कभी, मैं इसलिए आया कि मेरे नाम से फर्जी आईडी बनी हुई है। फेसबुक पे तो मेरी 100 आईडी बनी हुई है। अब लोग ये तो देख लो कि अगर मैं इतने दिन से फेसबुक में हूँ तो मेरे लाखों फॉलोअर थे, और जो नई आईडी बनी उसमें 10, 20, 50, 100 फॉलोअर्स होंगे। तो ये तो आप वैसे ही लोग पूछते हैं अभी असली आईडी कौन सी है, मैंने कहा जिसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर हो वही मेरी सबसे अच्छी आईडी है। क्योंकि जो इतने दिन से मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो मेरी आईडी बहुत, जो नया बनाएगा उसका तो उद्देश्य यही होगा कि हम ठगें और चल लें। बहुत बार ऐसा होता था, बोले कि मेरे मित्र का ट्रांसफ़र हो गया है, उस सेना में थे, वो सामान बेचना चाह रहे थे, अब लोग चक्कर में आ गए। तो साइबर अपराधियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बार बार हमको लोग पैनिक करते हैं, अरे आप इनको पकड़ते क्यों नहीं, सज़ा क्यों नहीं देते? तो ये पकड़े नहीं जाएंगे, लाखों की संख्या में इनके सिम फर्जी है, अकाउंट फर्जी है, इनको पकड़ना उतना आसान नहीं होता। और पकड़े भी जाते हैं, लाखों पकड़े गए, 12,000 इनके फ़ोन सिम कार्ड किए गए। अभी बैंक जो है व्यवस्था कर रहा है, इसमें डबल ऑप्शन की व्यवस्था कर रहा है कि खाली OTP। लेकिन आप किसी को OTP बताते क्यों हैं? आप कहीं भी अगर एक पैसा भी दे रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा, अब वो बहुत बड़े वकील साहब थे, पैसा निकाल रहे थे, पैसा कट गया ATM से, लेकिन पैसा निकला नहीं। उन्होंने जो है साइट ढूंढी, साइट साइबर अपराधी की साइट थी। वो ATM करके हर आदमी तो गूगल से हर चीज़ ढूंढ रहा है, किसी का नंबर निकालना हो गूगल फला नंबर, तो अब वो फर्जी तो बन ही जाएगा। चलिए बहुत हो गया। मैं फिर एक बार जो है रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वो छात्र छात्राएँ जो रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा रहे, उनको स्पेशल ढेर सारी शुभकामनाएं अपने पढ़ाई को लेके। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूँ, आपके राशन कार्ड में नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए बट वृक्ष की तरह खड़ा हूँ। आप मुझे अपना समझें, अपना गम मुझे दे दें, पर कभी किसी दलाल, ठग, साइबर अपराधी के चक्कर में मत पड़े। नौकरी कभी पैसे से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। नकारात्मक मत सोचें। जय हिंद, जय भारत।